होगा कि कोई भी चीज चलती कैसे है, मूव कैसे करती है। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर दैन द अदर? क्या तुम्हें पता है हम ये चीज का फैसला कैसे करते हैं कि कोई एक चीज कोई दूसरे चीज के मुकाबले तेज चल रही है? कैसे फैसला करते हैं? सोचो, हम जानते हैं ना यार, जिसकी स्पीड तेज है वही तो तेज चलेगा ना। What does the distance moved by an object in unit time indicate? अगर हम कुछ दिए गए समय में कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर करते हैं, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ये हमारी स्पीड को इंडिकेट करेगा, है कि नहीं? हम कहेंगे ना 10 किलोमीटर पर आवर, हम बाइक चलाते हैं 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यू ऑल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन। तुमने ये भी देखा होगा कि कोई भी ऐसी चीज जैसे बॉल ही मान लो, बॉल को अगर बैट्समैन मारता है तो कुछ दूर जाने के बाद बॉल स्लो डाउन हो जाती है, धीरे हो जाती है। समटाइम्स इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और कुछ कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होती है ना, वो अपनी दिशा बदल लेती है। जैसे बॉलर बैट्समैन के पास बॉल फेंकता है और बैट्समैन बैट से मार के बॉल की दिशा चेंज कर देता है कि नहीं? ये सब किस लिए हुआ? बल की वजह से हुआ। बैट्समैन ने उस पर फोर्स लगाया और बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट डायरेक्शन। मैंने वही बताया कि ये हो सकता है ना कि बॉल स्लो डाउन हो जाए, धीरे हो जाए, या बॉल अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले। डिड यू एवर वंडर व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज इट डायरेक्शन? क्या तुमने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? कोई भी चीज स्लो क्यों हो जाती है, कोई भी चीज फास्ट क्यों चलती है, कोई भी चीज अपनी दिशा चेंज क्यों कर लेती है? ऐसा क्यों होता है? लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। चलो हम अपनी कुछ डे टू डे लाइफ के अनुभव को देखते हैं। व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव? तुम क्या करते हो किसी भी फुटबॉल को मूव कराने के लिए? कोई फुटबॉल रखी गई है, अब उसको तुम्हें मारना है, तुम क्या करोगे? किक करोगे ना अपने पैर से। What do you do to make a moving ball move faster? और अगर कोई बॉल मूव करते हुए आपके पास आ रही है, आपको उसे और तेज से मूव कराना है, क्या करोगे? फोर्स अप्लाई करोगे कि नहीं? हाउ डू फील्डर्स स्टॉप अ बॉल? ये फील्डर्स आपको दिख रहे हैं, ये क्रिकेट वाला जो आदमी है, ये बॉल को कैसे रोक लेता है? या ये गोलकीपर है, देख रहा है, ये कैसे बॉल को रोक लेता है? A hockey player changes the direction of the moving ball. अब जबकि ये हॉकी प्लेयर है, ये बॉल इसकी तरफ आई और ये डायरेक्शन को चेंज कर देता है। कैसे? With a flick of the stick. अपनी स्टिक से उस बॉल को मार के, अपनी स्टिक से उस बॉल को झटका देके उसका डायरेक्शन वो चेंज कर देता है। In all these situations, the ball is either made to move faster और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज। इन तीनों कंडीशन में हमने क्या देखा? हमने देखा बॉल हमने रोका तो बॉल स्लो डाउन हो गई, या बॉल मूव फास्ट कर रही है, मतलब बॉल अगर हम बैट से मार रहे हैं तो बॉल तेजी से जा रही है, और ये हॉकी प्लेयर ने बॉल को रोक के किसी दूसरे डायरेक्शन में चेंज कर दिया तो इसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहां पर देखी। वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज किक्ड, पुश्ड, थ्रोन और फ्लिक्ड। हम ऐसा तो अक्सर कहते हैं ना कि किसी बॉल को अगर हम किक करते हैं या उसको धक्का देते हैं या फेंक देते हैं या उस बॉल पे अगर कोई झटका दिया जाता है तो हम ऐसा कहते हैं कि हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया, हमने उस पर बल का प्रयोग किया। व्हाट इज दिस फोर्स? अब ये फोर्स है क्या? व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज? ये कोई भी चीज के साथ क्या कर सकता है? अगर किसी भी चीज में हम फोर्स का अप्लाई करें तो ये क्या कर सकता है? वी शैल सीक आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। यही सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फोर्स, अ पुश और अ पुल। बल, एक धक्का या खींचना। पुश का मतलब धक्का देना, पुल का मतलब खींचना। एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, सटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग और ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। पोएम जैसा हो गया ना। कुछ ऐसी भी एक्शंस होती हैं जैसे पिकिंग, उठाना, ओपन करना मतलब खोलना, सटिंग मतलब बंद करना, किकिंग मतलब पैर से मारना, हिटिंग मतलब किसी चीज से मारना, लिफ्टिंग मतलब उठाना, फ्लिकिंग का मतलब झटका देना, पुशिंग का मतलब धक्का देना, पुलिंग का मतलब खींचना। आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। मतलब अगर हम ऐसी चीजें करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमने कुछ काम किया। Each of these actions usually results in some kind of change
इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम इनमें से कोई भी चीज करते हैं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम उसको चला सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो हम उसको रेस्ट में ला सकते हैं। इन सारी क्रियाओं की मदद से अगर हम उसे उठा रहे हैं, सट कर रहे हैं, किक कर रहे हैं, तो कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विथ वन और मोर टर्म्स? क्या हम इन चीजों के जगह पर कोई और चीजों का यूज कर सकते हैं क्या? यही सारी चीजें हैं हम इसमें पढ़ने वाले हैं। लेट अस फाइंड आउट। चलो देखते हैं क्या हम कह सकते हैं। एक्टिविटी 11.1 टेबल 11.1 में ये दिया गया है, सम एग्जांपल्स ऑफ फैमिलियर सिचुएशन इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यू कैन ऐड मोर सच सिचुएशन। यहां पर देखो पूरे टेबल में क्या दिया गया है यार, कुछ सिचुएशन दी गई है, जैसे मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, कोई टेबल पर बुक रखी गई है और उसको आप मूव कर रहे हो, तो इसमें कौन सा एक्शन लगता है मूव करने में? पुशिंग, हम धक्का भी दे सकते हैं अपने किताब को, हम किताब को खींच भी सकते हैं, हम किताब को उठा भी सकते हैं, ठीक है। अब एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुश और पुल। अब देखो इसमें पूरी इस टेबल में करना क्या है आपको, आप कोई भी चीज है जैसे ओपनिंग और शटिंग अ डोर, किसी दरवाजा को खोलना और बंद करने में आप क्या करते हो? दरवाजे को खोलने में हम क्या करते हैं? खींचते हैं ना, तो पुलिंग करते हैं, लिख दो पुलिंग, ठीक है। दरवाजे को बंद करते हैं, धक्का देते हैं, बंद होता है ना, पुशिंग हो गया ये, तो लिख दो पुशिंग। हम जो चीजें, ये सारी कंडीशन दी गई हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पर एक्शंस दिए गए हैं। आप कौन से कंडीशन में कौन सा एक्शन लगेगा वो लिखिए, और इस एक्शन को हम क्या कह सकते हैं? हम पुश कह सकते हैं या पुल कह सकते हैं या दोनों कह सकते हैं। ये एक्टिविटी आपको करनी है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कर दिया है, आप इसे देख लीजिएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और अ पुश और बोथ? क्या तुमने देखा कि जितनी भी काम हमने ऊपर किया हम उसको क्या कह सकते थे? या तो हमने पुल किया या तो हमने पुश किया, या तो हम ये कह सकते थे कि हमने दोनों किया, जैसे दरवाजा खोलना और बंद करना, पुल और पुश दोनों है ना इसमें। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस, क्या हम यहां से ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए उसको पुश करना पड़ेगा या उसे पुल करना पड़ेगा, मतलब उसे धक्का देना पड़ेगा या उसे खींचना पड़ेगा? इन साइंस में अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। अगर हम साइंस की बात करें तो हम अगर किसी चीज को खींचते हैं या उसे धक्का देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? हमने उस पर फोर्स लगाया, हमने उसे बल लगाया। दस वी कैन से दैट, और यही आपकी डिफिनीशन हो गई कि अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। दस वी कैन से दैट, और इसी के लिए हम ये कह सकते हैं, द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट्स वाज ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ फोर्स। और हम इतना तो कह सकते हैं ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज में गति कब आती है, वो मोशन में कब आता है? जब हम उस पे फोर्स लगाते हैं। समझ में आ गया? व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले? अब ये फोर्स कब लगता है, कब ये अपने काम में आता है? फॉर एग्जाम्पल हमने बॉल को हिट किया तभी तो बॉल में फोर्स लगा ना, तो यही हमें पता करना है। लेट अस फाइंड आउट। अब ये लड़की है, ये कुछ पूछ रही है, आई लर्नड इन क्लास 6 दैट अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स पीस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट। इसने क्लास 6 में ये पढ़ा था कि चुंबक अपने कुछ लोहे के पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचता है। इज अट्रैक्शन ऑल्सो अ पुल? अब ये पूछना चाहती है कि जो मैग्नेट, जो चुंबक है, वो अपनी तरफ ऑटोमेटिक लोहे के टुकड़े को खींच लेती है, क्या ये भी पुल में आता है कि नहीं आता? ठीक है। व्हाट अबाउट रिपल्सन? और अगर हमने देखा है कि अगर हम दो चुंबक को एक पास लेके आए, एक साथ लेके आए, अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल सेम रहता है तो वो रिफ्लेक्ट भी करती है, मतलब एक दूसरे से रिपेल कर जाती है। क्या हम इसे पुश कहेंगे क्या? ये लड़की पूछना चाहती है, तो चलो इसको बताते हैं। 11.2 फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। हमने ये आज ये टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि कोई भी बल हम तभी लगा सकते हैं जब हम किसी के कांटेक्ट में आएंगे, जब हम किसी से इंटरैक्ट होंगे। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। एक बात मान लो कि कोई भी इंसान है, वो किसी खड़ी हुई गाड़ी के पीछे खड़ा है, जैसे यहाँ पे ये पहली फिगर में, ठीक है। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस? क्या ये आदमी खड़ा है, केवल इतने से ये कार चली जाएगी क्या? मतलब कार चलने लगेगी क्या? ये आदमी कुछ नहीं करेगा और क्या कार चलने लगेगी? नहीं ना। सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार। अब मान लो कि ये आदमी इस कार को धक्का देने लगा, जैसे फिगर सेकंड फिगर में जैसे है। अब कार चलेगी कि नहीं चलेगी? हाँ, कार चलेगी। क्यों चलेगी? दैट
ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट, क्योंकि वो आदमी उस पर अपना बल लगा रहा है, अपना फोर्स लगा रहा है। द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, और वो कार उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। जैसे ये आदमी आगे की तरफ कार को ढकेल रहा है तो कार कहां जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। नोट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव। एक बात का ध्यान रखना, इन सारी चीज को पढ़ने से हमें क्या लगा, जब तक आदमी धक्का नहीं दिया गाड़ी नहीं चली। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमें पुश और पुल करना पड़ता है। फिगर 11.3, जो ये 11.3 फिगर है, इसमें क्या है, इसमें देख लेते हैं। सोज 3 सिचुएशन दैट मे बी फैमिलियर टू यू। इसमें 3 ऐसी सिचुएशन दिखाई गई हैं जिससे आप ऑलरेडी जानते हो। कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन दिस केसेस। क्या तुम बता सकते हो इन तीनों फिगर में खींच कौन रहा है और धक्का कौन दे रहा है। पहली फिगर में दोनों एक दूसरे की तरफ धक्का दे रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, पुशिंग। ठीक है। बी, जो ये वाला है, इसमें दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं ना, ये अपनी तरफ खींच रही है, ये अपनी तरफ खींच रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, पुशिंग। ये गाय अपनी तरफ खींच रहा है, आदमी अपनी तरफ खींच रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, पुशिंग, सॉरी पुलिंग, खींचना। ठीक है। ये सेकंड वाला भी खींचना ही हुआ, पुलिंग, और ये पहला वाला क्या हुआ, पुशिंग, धक्का देना। चलिए आगे देख लेते हैं। बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर। पहली फिगर में हमने देखा कि दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का दे रही हैं। वाइल द पेयर ऑफ गर्ल्स इन फिगर 11.3b, लेकिन इस दूसरे फिगर में दोनों लड़कियां एक दूसरे को खींच रही हैं। सिमिलरली, सेम ऐसे ही जो आदमी है वो गाय अपनी तरफ खींच रहा है और आदमी अपनी तरफ खींच रहा है। द गर्ल्स इन द two situations shown here are applying force। अब यहां पर जो लड़कियां दिखाई गई है ना, वो एक दूसरे की तरफ क्या लगा रही हैं, फोर्स लगा रही हैं। मैंने कहा ना, अगर आप किसी चीज को खींचते हो या किसी चीज को धक्का देते हो या दबाव देते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं हम उसे। चलिए आगे पढ़ते हैं। Is it also true for the man and the cow? अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या जो आदमी अपनी तरफ खींच रहा है और गाय अपनी तरफ खींच रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि नहीं कि फोर्स अप्लाई कर रहा है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते कि फोर्स अप्लाई कर रहा है। आदमी अपनी तरफ खींच रहा है, खींचने को हम बोलते हैं ना फोर्स अप्लाई कर रहा है। आगे चलते हैं। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स, इन सारे उदाहरणों से वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट two object must interact for a force to come into play। इन सारे एग्जाम्पल से हमने ये देखा कि फोर्स लगाने के लिए हमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। जैसे आदमी को धक्का लगाने के लिए कार को टच करना पड़ा कि नहीं, तो बस यहां पर वही कह रहा है। Does an interaction of one object with another object result in a force between the two objects। और इसी के लिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो हम इसको कहते हैं उसने फोर्स लगाया उस पे। समझ गए। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। अब फोर्स के बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं। लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस। आगे देखते हैं। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर, ये रस्सी खींच हम कहते हैं इसे। टग ऑफ वॉर एक गेम है, वही बोल रहा है कि क्या तुमने कभी टग ऑफ वॉर देखा है क्या। इन दिस गेम टू टीम पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। तुमने रस्सी खींच तो खेली होगी, उसमें तुमने देखा होगा दो टीमें रहती हैं, वो अपनी अपनी तरफ रस्सी को खींच रही होती हैं। मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन। और दोनों टीम के जो मेंबर्स होते हैं वो रस्सियां अपनी अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि जब दोनों टीम एकदम इक्वल स्ट्रांग रहती है तो रस्सी किसी तरफ मूव नहीं करती, दोनों खींचते रहते हैं लेकिन रस्सी जहां पर है वो वहीं पर रहती है। Is it not similar to the situation shown in figure 11.3? The team that pulls harder, that is applies a larger force, finally wins the game। और हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर दोनों टीम स्ट्रांग है तब तो रस्सी कहीं नहीं जाएगी, अगर एक टीम स्ट्रांग है तो रस्सी उसकी तरफ चली जाएगी। ठीक है, यही यहां पर हमारे फिगर में दिखाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट डू दीज एग्जांपल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स। इन एग्जांपल से हमें फोर्स के कौन से नेचर के बारे में पता चलता है, मतलब फोर्स का नेचर कैसा है। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, एड टू वन अनदर। अब हमने यहां से इन सारे एग्जांपल्स को पढ़ने के बाद
एक चीज जाना कि अगर हम फोर्स को, ठीक है, सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर ये देख रहे हैं आप, यहां पर ये एक्टिविटी में कर रहा है, ये दोनों लड़के एक ही तरफ बॉक्स को ढकेल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि दोनों का जो फोर्स होता है वो ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, किसी गाड़ी को धक्का देना हुआ, आप अकेले धक्का दोगे तो वो थोड़ी दूर जाएगा, अगर 2-3 दोस्तों को मिला के धक्का दोगे तो वो और तेज से भागेगा कि नहीं, तो फोर्स क्या हो गया, ऐड हो गया, तुम्हारा, तुम्हारे दोस्त का, तुम्हारे तीसरे दोस्त का सारा फोर्स क्या हो गया, ऐड हो गया। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश्ड द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन। वही मैंने बताया आपको कार का एग्जांपल लेके, सेम चीज यहां पर बताई गई है। इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स। इस लाइन में यह बताया गया है, अगर जैसे यहां पर है, एग्जांपल लेके देखो, यहां पर दोनों लड़के एक ही डायरेक्शन, मतलब ये अपनी डायरेक्शन में, ये अपने डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, तो क्या ये बॉक्स मूव करेगी? अरे नहीं करेगी। जो ताकतवर होगा केवल वही बॉक्स को मूव करा सकता है। तो यहां पर यह बताया गया है कि अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई की जाती है तो हम फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस करके, डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, समझ गए। और जब फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई किया जाए तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं फोर्स को। समझ में आ गया। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 11.2 व्हेन बोथ ऑफ यू वर पुशिंग द हैवी बॉक्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन? तुमने क्या देखा जब हमने बॉक्स को अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये लड़का इस तरफ ढकेल रहा है, ये लड़का इस तरफ ढकेल रहा है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि फोर्स 0 लग रहा है, क्योंकि ये भी उतना ही फोर्स दे रहा है, ये भी उतना ही फोर्स दे रहा है, बॉक्स तो हिल ही नहीं रहा, तो ये फोर्स क्या लगा, 0 लगा ना। चलिए आगे देख लेते हैं। डज इट मीन, ये लड़की बोल रही है कि डज इट मीन दैट the net force on an object is 0 if the two forces acting on it is opposite direction are equal? ये लड़की कह रही है कि क्या मैं ये समझूं कि अगर हम इक्वल फोर्स को, मतलब दो लड़के हैं, दोनों बॉक्स को एक दूसरे की तरफ धक्का दे रहे हैं, और अगर दोनों अगर सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से ढकेल रहे हैं, तो इसमें फोर्स क्या हुआ, 0। फोर्स बिल्कुल नहीं लगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट हिला डुला नहीं। सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर। और इसीलिए हमने पढ़ा, हमने जाना कि जो बल होता है वो ज़्यादा बल भी अप्लाई कर सकते हैं, हम कम बल भी अप्लाई कर सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हम कैसे पता करेंगे कि कितना फोर्स लगा, हम उसकी मैग्नीट्यूड, जो उसकी वैल्यू होती है, जैसे 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट फोर्स लगा, ये हम आगे पढ़ेंगे, आपको मैं बताऊंगा। बस इतना जानो कि फोर्स को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मैग्नीट्यूड से। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट्स। और हमें यह भी पता लगाना होगा कि हम किस डायरेक्शन में अपना फोर्स कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम धक्का दे रहे हैं या किस डायरेक्शन में हम खींच रहे हैं। Also, if the direction or the magnitude of the applied force changes, its effects also changes। यहां पर वही बताया गया है, अगर फोर्स हम धीरे अप्लाई करेंगे तो इसका जो असर है वो धीरे होगा, हम फोर्स बहुत तेज से किसी चीज को धक्का देंगे तो उस पर असर जल्दी होगा। यही सारी चीजें यहां पर बताई गई।